अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कनाडा का सबसे मकबूल तरीन चैनल प्राइम कनाडा टीवी और प्रोग्राम है एजेंडा पाकिस्तान। मैं मोहम्मद उमर खान आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं पाकिस्तान के सियासी मौज़ूआत के हवाले से और हालात हाज़रा में जो तमाम तर सूरत हाल इस वक्त चल रही है पाकिस्तान की सियासत की और सियासतदानों के बयानात की रोशनी में पाकिस्तान का फ्यूचर क्या तय हो रहा है, इस हवाले से हम गौर व खौज करते हैं। और हमारे साथ जो मेहमानान होते हैं वो अपना एक सियासी तज्जिया भी रखते हैं और उनकी सियासी बसीरत की रोशनी में हम आगे की राहों का तयन करते हैं। तो गुज़िश्ता दिनों जो नैब की जानिब से होने वाली कार्रवाइयाँ कह लीजिए, जिसे अपोजिशन इंतकामी कार्रवाइयाँ कहती है, और हुकूमत की जानिब से सामने आने वाले वो दावे जो बज़ाहिर अवाम की फलाह व बहबूद के लिए दिखाई देते हैं, लेकिन इन तमाम तर पहलुओं में अवाम को कुछ भी हासिल नहीं हो पा रहा। मुल्क क्राइसिस की सूरत हाल में है, अपोजिशन बिखरी हुई है, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो या जमीयत उलमा इस्लाम फे, ये तमाम ही सियासी जमातें जो हैं इमरान खान यानी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान के लिए अब बेहतर नहीं समझते। और कई बार ये बात कही जा चुकी है कि अगर पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनते हुए देखना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि पीटीआई की गवर्नमेंट का खात्मा हो, और इसके लिए अपोजिशन ने कमर कसने की भी कोशिश की, लेकिन न जाने ऐसा क्या होता है कि एपीसी होते होते रह जाती है। सियासी जमातें, अपोजिशन पार्टीज एक साथ नहीं बैठ पाती, मौलाना साहब खफा हो जाते हैं। और दूसरी जानिब अगर हम मुस्लिम लीग नून की बात करें तो हमें मुस्लिम लीग नून के अंदर भी कुछ सियासी इख्तिलाफात दिखाई देते हैं, यानी आपस में पार्टी की लॉबिंग सिस्टम जो है वो इस हद तक बिगड़ी हुई दिखाई देती है कि शहबाज शरीफ का एक वाज़े ग्रुप है और मरीम नवाज का एक दूसरा ग्रुप दिखाई देता है। लेकिन पीपल्स पार्टी इस वक्त हमें स्ट्रांग होती हुई दिखाई देती है अपोजिशन के महाज पे, और उसकी बेसिक वजह यह है कि पीपल्स पार्टी ने एक तो बिलावल भुट्टो जरदारी को फ्रंट लाइन पर किया और दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी पे जो केसेस बने, जो तमाम तर मराहिल हुए, उसमें अपनी रिवायत को कायम रखते हुए पीपल्स पार्टी ने और आसिफ अली जरदारी ने उन केसेस का सामना किया। तो मुस्तकबिल अब क्या बन रहा है पाकिस्तान का, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो आज शख्सियत मौजूद हैं, जो गेस्ट हैं, बहुत ज़बरदस्त पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कॉलमनिस्ट भी हैं और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पे एक तवील अरसे से पाकिस्तान के नेशनल और इंटरनेशनल टेलीविज़न चैनल्स और ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशंस पे अपना बयान, अपना तज्जिया और तबसरा देते रहते हैं। मैं जिक्र कर रहा हूँ जनाब शहजाद शाह जिलानी साहब का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं शाहजाद? बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, आपने प्राइम कनाडा टीवी के लिए वक्त निकाला, आपका क्योंकि आपकी बेशबहा मसरूफियात, कभी इस्लामाबाद कभी कराची। तो किस तरह आप देख रहे हैं पाकिस्तान की इस वक्त सियासी सूरत हाल को, और आने वाले दिनों में आपको क्या लग रहा है, ये गवर्नमेंट मजीद मजबूत होती जा रही है या अपोजिशन स्टैंड सही ले रही है? बहुत शुक्रिया, आपने मदो किया। और जो आपने अपने इब्तदाइये में बताया, एक आपने खाका, एक जो सियासी या जो एक मंजरनामा है आलमी या हमारे कौमी सतह पर, उसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं, वाक़ई पज़ीर हुई हैं। उसमें जैसे कि आपने देखा कि एक हम अगर जायज़ा लेंगे तो हम एक प्री कोविड और पोस्ट कोविड में हम जायज़ा लेंगे। प्री कोविड जो है सिचुएशन कुछ और थी और मामलात जो हैं वो कुछ किसी और तरीके से जो है देखे जा रहे थे, या उनके जो मसाइल के हल या जो आलमी सतह पर, रीजनल सतह पर एक अलग तरह का एक माहौल था। लेकिन हमने देखा कि एक जैसे जैसे वक्त गुज़रा और इस पेंडेमिक ने, जिसको हम कहते हैं कोविड-19, इसने सारी चीज़ों को हिला के रख दिया। बिल्कुल। अच्छा, इसमें अब हम कहेंगे कि नहीं कैसे हिला के रख दिया। बहुत सारे लोग हैं जो नाकदीन की राय में, नहीं जी कुछ नहीं बदला, सब कुछ वैसा ही है। तो मैं उससे इख्तलाफ रखता हूँ। मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जो मामलात हैं, जो अलाइनमेंट्स हैं, जिसको हम कहते हैं कि इंटरनेशनल अलाइनमेंट्स, रीजनल अलाइनमेंट्स, उसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी कुछ अलाइनमेंट्स हुई हैं। अच्छा, क्यों हुई हैं, उसके क्या सबब हैं, असबाब हैं? उसके असबाब मुख्तलिफ हैं। एक तो ज़ाहिर है एक सियासी बेचैनी तो रही हमारे मुल्क में 73 साल तारीख के अंदर। उसमें कुछ चीज़ें रही जिसमें हमने देखा कि एक इदारों के बीच में काफ़ी ज़्यादा एक मसले मसाइल रहे, सियासी जमातों के बीच में रहे। कभी हमारे पास जमहूरी दौर आया, कभी हमारे पास आमरीत का दौर आया, और कभी हमारे पास जो है वो एक टेक्नोक्रेट हुकूमत का जो है वो तस्वुर भी था। आमरीत का ही फेज़ था, वो उसकी एक्सटेंशन कह सकते हैं।
अब मसला ये रहा है कि जो हमारे पास तसलसल जो है जमहूरियत का या सियासी अदवार का, अगर हम उसका जायज़ा लें तो उसमें ऊंच नीच बिल्कुल रही है। उसमें मुख्तलिफ हवालों से हम उस पर तनकीद कर सकते हैं कि उसमें उस सिस्टम या निज़ाम के अंदर बहुत सारी ख़ामियाँ थीं, लेकिन उसका कतई ये मतलब नहीं है कि उन ख़ामियों को आप बुनियाद बनाकर और उसकी बसात आप लपेट दें या उसको आप घर भेज दें, आप कहें कि नहीं ये तो बिल्कुल नाअहल हैं और इनसे काम नहीं होगा और ये मुल्क के लिए ख़तरा है और स्टेट और सिक्योरिटी रिस्क के नाम दे दें, और फिर आप कहें कि नहीं हमें सब कुछ पता है और हम जो है इसके बागडोर हमारे हाथ में आनी चाहिए और हम इसको सेट सही कर देंगे। देखें, सूरत हाल जो अभी मौजूदा अभी हमारे पास चल रही है, जो सियासी सेमी सियासी है और सेमी वो जो है वो मार्शल लॉ टाइप की भी है। बहुत सारी चीज़ें हमने देखी कि शायद डिक्टेटर्स ने भी नहीं की होंगी जो इस दौर में हमने देखी है। हमने देखा है मीडिया आज़ाद है का जो तस्वुर वो आपको भी पता है और हमें भी पता है कितना आज़ाद है, औने पौने उस पर है। या हमने देखा कि सियासी तौर पर कि जी सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिली हुई है, तो हमने देखा कि नैब मैं एक नया टर्म ईजाद किया है, नेप्टिविज़म। जिस तरह हम कहते हैं जुडिशल एक्टिविज़म, हम कहते हैं पॉलिटिकल एक्टिविज़म, तो हम इस तरह कह सकते हैं नेप्टिविज़म कि जिसको भी आपने अपने उसमें शिकंजे में लाना है तो नैब के हवाले कर दें, नैब ज़दा कर दें। तो अब ये जो नेप्टिविज़म है उससे भी जान हमारी छूट नहीं पा रही है, और अब सियासी जमातों को एहसास हो रहा है बशमूल सारी कि ये एक ऐसा जिन था जो कि बेकाबू हो गया और ये बोतल से निकला और अब किसी के काबू में नहीं आ रहा। ये सबको रियलाइजेशन है, मुस्लिम लीग नवाज़ से लेकर पीपल्स पार्टी से लेकर या और जितनी जमातें इक़्तिदार में शरीक रही हैं या हिस्सा रही हैं, सबको ये एक अब ये सेंस एक प्रिवेल कर रहा है कि उस वक्त हमें इसको लगाम देना चाहिए था। क्योंकि देखें इस वक्त हमारे पास जो हालात हैं मुकामी सतह पर, अब वही रिपीटेशन हो रही है जो पुरानी सियासत की तरफ, लसानी मामलात की तरफ आ गया है मामला, मजहबी बुनियादों पर मामला आ गया है, सूबाइयत पर मामला आ गया है। तो अब अगर हम देखें कि ये कौन सा दौर है, तो अब आप मेरा ख्याल है कि इतना आपका तज्ज़िया और हमारे जो नाजरीन हैं वो बखूबी जानते होंगे कि हम कौन से दौर की बात करें जिसमें ये सारी चीज़ें जो हैं पनप रही थी और फिर उन्होंने हमारे मुल्क को और मुल्क की सालमियत को कितना नुकसान पहुंचाया। और फिर वही बात हो गई कि हमने सीखा माजी से कुछ भी नहीं, और हमने ये देखा कि जो हमारे मुल्क के जो हालात थे जिसमें हम बहुत ज़्यादा बेहतरियों की तरफ रिफ़ॉर्म्स की बातें करते थे, रिफ़ॉर्म्स इन एवरी सेक्टर, रिफ़ॉर्म पॉलिटिकल रिफ़ॉर्म्स की हमने बात की, हमने इकोनॉमिक रिफ़ॉर्म्स की बात की, हमने जो है अपने सोशल जस्टिस जो हमारा सिस्टम है उसके रिफ़ॉर्म्स की बात की। और अगर बिलखुसूस अगर मैं तनकीदी जायज़ा अगर आप मुझे इजाज़त दें, अगर मैं लेना चाहूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो उसकी बुनियाद क्या थी, इस जमात को जो वजूद में आई उसको निकात पर आई, किस एजेंडा पर आई, किस जो है फ़लसफ़े पर आई। तो वो ये आई कि जी हम इंसाफ भी देंगे, ये इनजस्टिस सिस्टम हम ख़त्म कर देंगे, हम ऐसा निज़ाम लाएंगे सबके लिए बराबरी का होगा। तो मैं इधर एक बात बिल्कुल कहने से बिल्कुल नहीं कतराऊँगा, वो ये है कि जितनी जिसको आप कहें कि डिस्पैरिटी हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में देखी है, उतनी डिस्पैरिटी हमारे पूरी तारीख़ के अंदर नहीं रही, चाहे वो नून लीग का दौर हो, पीपल्स पार्टी का हो, ख्वाह काफ लीग का भी हो। मैं तो काफ लीग को एक दौर को भी बेहतर मैं कहूँगा कि उस दौर में चाहे डिक्टेटर था लेकिन वो भी बेहतर था, उसमें इतनी डिस्पैरिटी नहीं थी, उसमें फिर भी आपके पास ब्रीदिंग स्पेस था। यहाँ पर आपने ब्रीदिंग स्पेस तक आपने एक गरीब गुरबा जो तबका है उसको तो वैसे ही आपने उसकी कमर तोड़ दी थी। फिर आपने मिडिल क्लास, जो फिर भी हमारे पास मिडिल क्लास का एक तस्वर था कि जी मिडिल क्लास ठीक है, मिडिल क्लास इस वक्त आपका बहुत ही ज़्यादा आप समझें कि रो रहा है वो बेचारा कि जी हमारे साथ आपने क्या किया, हमें आपने कौन सा रिलीफ की बात है, हमने आपको वोट किया। यही कहता है ना इमरान खान साहब कहते हैं जी मुझे तो ये मुतवसत तबका और जो ये है मिडिल क्लास ये है और गरीब ने भी मुझे वोट किया और इसने मुझे वोट किया, और उन्होंने निशाने पर रखा उस क्लास को जो एलीट क्लास है, जिसको समझते थे कि हर चीज़ की बिगाड़ की जड़ ही वही है। अच्छा। जिसके अंदर सरमायादार, जिसके अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट, जिसके अंदर बहुत सारे ATMs। तो अब आप खुद ATMs के एक शिकंजे के अंदर हैं, ATMs के ज़रिए आपकी सियासत चलती है,
ATMs जो हैं उनको आपने ख़ुद ने रिलीफ दिया है और बराए नाम जो है चीज़ें की। अपनी सियासी अप्रोच ये रखते हैं कि हमने कोई रिलीफ नहीं दिया, जितने ही उनके करीब थे तरीन साहब, उसके बावजूद तो कहते हैं देखें हमने तो उनके साथ भी वही कार्रवाइयाँ की और नैब ने उनके साथ वही बिहेव किया। अगर मैं आपसे सवाल ये करूं कि आपने मेरे से सवाल किया, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि जहांगीर तरीन साहब अगर उनके ऊपर कार्रवाई हुई तो कार्रवाई पहली बात इमरान खान साहब ने नहीं की। सही। कार्रवाई अगर हुई तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया था जिसके अंदर सादिक और अमीन वाला, सही, उसके अंदर नाअहल हो गए थे जहांगीर तरीन साहब। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद होना ये चाहिए था कि उनको कहा जाता, उनकी रुकनीत ख़त्म की जाती पार्टी की, उनको अलहदा कर दिया जाता, उनको सियासत से बैन किया जाता, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी ऑफिशियल मीटिंग के अंदर बैठने की इजाज़त ना होती। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला किया ना, मैंने आपने तो नहीं किया, वो तो ये अपने सियासी मफादात के लिए करते रहे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह शुगर मिल्स वाले केसेस में उनका उसमें क्या हुआ, उनको आपने उनको रातों रात इजाज़त दी, आपने उनके आप सहूलतकार बने। यहाँ पर तो हम सहूलतकार ढूंढते हैं कि जी फलाने का सहूलतकार, फलां का सहूलतकार। यहाँ तो खुल्लम खुला वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो एक ऐसे शख्स का सहूलतकार बन गए, उसको रातों रात उसके हवाई जहाज़ के अंदर, जिसके अंदर वो ख़ुद सैर सपाटे करते रहे और मेंबर्स को तोड़ तोड़ कर वो लाते रहे, उसी के अंदर उन्होंने, अब मैं ये इल्ज़ाम में मैं यकीन नहीं रखता हूँ, मैं सिर्फ इसका मैं आपको एक डिस्क्लेमर भी दे रहा हूँ साथ में बात करते हुए, ज़िम्मेदारी होती है देखें बात करते हुए। कहा जा रहा है, सुना यह है कि उसके अंदर वो तरीन साहब को बाकायदा, क्योंकि जहाज़ उनका प्राइवेट था, उसके अंदर वो अरबों रुपए उनको दिए गए कि आप लेकर अब यहाँ से जाए और कुछ अर्सा वापस नहीं आएंगे, ताकि मैं यहाँ पर फायर फाइटिंग का, फायर एक्सटिंग्विशन का काम हम लोग कर सकें। इस गारंटी पर वो चले गए। आपकी सियासी क़यादत जो भी है, बशमूल आसिफ जरदारी साहब, बशमूल मियाँ नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, वो उनको पता था कि हम वापस जाएंगे हमारे साथ क्या होगा। वो अपनी बीमार जो है वो वालदा को और वो अपनी जो है जो अपनी वाइफ है उनको छोड़कर वो आए, उनको पता था हमारे साथ यहाँ क्या होगा। इसको कहते हैं कि आप फेस करें। उनको पता था उस वक्त उनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं थे, उनके ऊपर कोई ऐसी उनके ऊपर सज़ा नहीं थी। सज़ा तो उनको बाद में जब यहाँ आए, अरेस्ट हुए, उसके बाद सारी चीज़ें हुई। नाअहली की सज़ा थी, नाअहली पे जेल तो नहीं हो जाती आपको, नाअहली की सज़ा थी ना, पनामा वाले मामले को उठाया और कामा में। तो खैर ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी आपने जो आसिफ जरदारी साहब की अभी कल पेशी हुई है, तोशा खाना रेफरेंस, तोशा खाना रेफरेंस का मामला क्या है? तोशा खाना रेफरेंस में कितने लोग हैं? आपने एक बीमार आदमी को बुला लिया कि आ जाओ जी, जस्ट बिकॉज के वो एक उन्होंने मीटिंग की मौलाना फजल रहमान के साथ, वो सबको वही मौलाना फजल रहमान साहब APC बुलाना चाह रहे हैं, उस पर उन्होंने बातचीत की और आपने उनको निशाना बनाया ऐसी चीज़ पे कि जी ये अब सियासत करना चाह रहे हैं, तो हम आपको बताते हैं, हम दोबारा से हम आपको नैब के और उसके थ्रू जो करें। और देखिए बात ये बड़े बड़े मसाइल हैं। क्या तोशा खाना रेफरेंस बड़ा है या ये शुगर वाला केस बड़ा है? अगर आप इनको तराजू में अगर आप तोलेंगे तो मेरा ख्याल है कि आम पाकिस्तानी एक बच्चा भी समझ जाएगा कि तोशा खाना रेफरेंस जो है वो एक मामूली चीज़ है, जबकि शुगर वाला मामला जो कि आम, देखिए तोशा खाना से जो मुतासर हो रहा है, असल मसला ये, इशू ये है, उस पर कोई बात नहीं है। वज़ीर आज़म ने कहा जी मैं ये इसको जो है ना ओपन कर दूंगा, भाई नहीं किया आपने, तारीख पे तारीख दे दी। आपने कहा मैं कार्रवाई करवाऊंगा, कौन सी कार्रवाई किया? ये जो उस्मान बुज़दार की पेशी की बातें, ये बैलेंसिंग एक्ट है। अच्छा, इसको देखा ऐसे जा रहा है कि चूँकि अब आपने एक माहौल बनाया हुआ है जिसके अंदर सिर्फ अपोजिशन ही आपको नज़र आ रही है और आपके अपने जो आजू बाजू जो लोग बैठे हुए हैं दाएं बाएं, वो लोग रिलीफ पे रिलीफ लिए जा रहे हैं। BRT पर कोई बात नहीं होगी, मालम जब्बा पर कोई बात नहीं होगी, आपके जो अलीम खान साहब की जो प्रॉपर्टियाँ, वो जो सोसाइटियाँ, उस पर कोई बात नहीं होगी, आपके परवेज़ खटक साहब पर कोई बात नहीं होगी। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले स्टेटमेंट्स फ्लोर ऑफ द हाउस पे, मैं किसी एक फर्म या ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान का नाम बदनाम हुआ जब आपके वजीर हवाबाजी जो हैं एविएशन वाले सरवर खान साहब ने आपके पूरे इतने सारे पायलट्स को जो है जाली करार दे दिया, उन पे तोहमतें लगा दी आपने। पता चला कि वो लिस्ट अपडेटेड ही नहीं थी, पता चला उसके अंदर तो बेचारे जो इंतकाल फरमा गए बेचारे इस जाने फ़ानी से कूच कर गए, जो उनके नाम भी डाल दिए, और जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में फ़्लाई भी नहीं कर रहे, जो कहीं और फ्लाई कर रहे हैं,
और उधर की एविएशन के उनके पास वो डिग्रीज और वो सारे लाइसेंसेस हैं। एयरलाइन का इमेज ख़राब हो गया, कौमी एयरलाइन का इमेज आपने ख़राब कर दिया, आपने इदारों को बिठा दिया, आपने किसी एक चीज़ के अंदर तो आप बेहतरी ले आए, ठीक है मैं मोतरफ हूँ एक चीज़ का, लेकिन चले उस पर भी वो एक डिबेटेबल सब्जेक्ट है, लेकिन मैं जहाँ पर क्रेडिट देने की बात है मैं, हाँ बिल्कुल आपने ग्रीन क्लीन पाकिस्तान विजन की बात की है, आपने दरख्त वगैरह लगाए हैं, अच्छा काम है, इसकी तारीफ़ जितनी होनी चाहिए, लेकिन अभी भी आप अपने स्टेटमेंट्स पे ज़रा गौर फरमाएं। बिलियन ट्री सुनामी नहीं, बिलियन अगर आप बात करते हैं तो बिलियन से आप चलें 10 बिलियन भी लगा दें तो हम आपके बिल्कुल सलाम पेश करेंगे आप सही। वो भी उसके अंदर भी अभी पता चला कि करप्शन का कि उसमें भी एलिमेंट आ गया, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? देखें आप पहले कंटेनर पे खड़े होकर तकरीरें करते थे, तनकीद करते थे, कोई इदारा आपने नहीं छोड़ा, कोई सियासतदान नहीं छोड़ा आपने, सबको कहा चोर लुटेरे, सबको कहा कि ये मुल्क का पैसा लूट के चले गए। अरे भाई 2 साल हो गए आपको, आप जब से आए हैं बरा जमा हुए, आप इस वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठे, तो आपको किसी चीज़ इदारे आपके माथे और इदारों से काम आप जिस तरह का ले रहे हैं वो आपको भी पता है और हमें भी पता है। शीरी मज़ारी चूँकि हैं उनकी कैबिनेट का पार्ट ही प्राइम मिनिस्टर की, और प्लस ये कि ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर भी हैं, चंद दिनों पहले उनका बयान अपने ही वज़ीर ख़ारजा के ख़िलाफ़ यानी अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़, तो एक तरफ वो वज़ीर आज़म की तारीफ़ भी करती हैं, एक तरफ उनकी ही कैबिनेट के एक वज़ीर की वो बुराई भी करती हैं, और एक ऐसे मामले में करती हैं जो एक इंतहाई सेंसिटिव मामला है कश्मीर का। और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि सऊदीया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में जो एक खलीज पैदा हो रही थी उसको बेहतर बनाने में आर्मी चीफ़ का दौरा शामिल हो जाता है, यानी आर्मी चीफ़ जाके अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये मामले आखिर चल कहाँ से रहे हैं? ये तो हम शुरू से कहते हैं कि आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो क्या फॉरेन पॉलिसी है या फॉरेन पॉलिसी है? तो फॉरेन पॉलिसी तो नहीं है, फॉरेन पॉलिसी है हमारे पास, वो इसी सूरत में है और ये पहले भी रही है। जब हमारे पास इक़्तिदार में जो सियासी जमहूरी जमातें आई हैं उनको भी स्ट्रगल करना पड़ा, ये मैं ओपन एडमिट करता हूँ उस फैक्ट को कि आसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी पॉलिसी कहीं ना कहीं ड्राइव की गई उन हुकूमतों की तरफ से। अगर अभी हम जायज़ा लेते हैं कि जी ये सारे मामलात अफ़गानिस्तान के भी फ़ौज करेगी, पाक फ़ौज करेगी, सऊदी से मामलात पाक फ़ौज करेगी, CPEC के मामलात भी पाक फ़ौज करेगी, पोलियो के खतरे भी जो है वो उनको फ़ोन करके बताते हैं कि जी सिक्योरिटी क्लियर है तो हम भेज दें, तो वो भी वो गारंटर बनते हैं। FATF के मामलात के अंदर भी पाक फ़ौज जाएगी। तो जब सारे मामलात के अंदर आपके इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी अगर हर पोजीशन पर जो है कोई ना कोई मेजर जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल बैठे हैं, NDA में कराची को भी अब पाक फ़ौज साफ़ करेगी मिसाल के तौर पे, तो ये बेसिकली चार्जशीट किसी और जमात के ऊपर नहीं है, ये ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर अदम एतमाद है, ये ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान साहब और उनकी काबीना के ऊपर अदम एतमाद है कि वो नाअहल हैं, उनसे कोई काम नहीं होता, उनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, उनके पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई तजुर्बा नहीं है, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच नहीं है। अगर मैं आपसे बैठकर इसी प्रोग्राम के अंदर सिर्फ आपको मसाइल गिनाऊंगा तो मसाइल तो पूरे पाकिस्तान को पता है, पूरी दुनिया को पता है, आपको मुझे भी पता है, लेकिन मैं इसके साथ साथ मसाइल के हल की भी बात करूंगा तो फिर मैं मतलब कि मेरा कोई तज्जिया या मेरा ख्याल है कि तब जाके इंसाफ कर सकूँगा कि सिर्फ बैठकर तनकीद और सिर्फ गिनवाना कि ये मसाइल है, मसाइल का हल भी है। ठीक है, मसाइल का हल क्या है? इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज़, पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल द स्टेक होल्डर्स, जो नेशनल आपके जो एक इंस्टीट्यूशंस हैं, पिलर्स हैं, मीडिया से लेकर, जुडिशरी से लेकर, आपकी सिविल सोसाइटी से लेकर, बिजनेसमैन कम्युनिटी से लेकर, पार्लियामेंटेरियंस, पॉलिटिकल पार्टी से लेकर, हर वो छोटा बड़ा आम आदमी, आप जब तक उसको इंक्लूसिव नहीं लेंगे तब तक आप मसाइल का हल नहीं निकाल सकते। तब तक सिर्फ यही है कि आप पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा जो है वही चलाते रहे। ये तो इनके एंड की बात हो गई ना। अब आप लास्ट में मुझे बताएं कि अपोजिशन को क्या करना चाहिए, क्योंकि अपोजिशन के पास तो अब कई ऐसे मौके आ गए कि वो तो अब कोविड वाला भी मसला हल हो गया, वो सड़कों पे भी आ सकते हैं जी। बिलावल भुट्टो जो अपनी बातें और दावे करते हैं वो उसको अब अमली जामा भी पहना सकते हैं, APC एटलीस्ट हो सकती है, और बेशक उनके लिए रिस्क हैं कि उन्हें केसेस का सामना करना पड़ रहा है और वो शिकंजों में आते हैं। सही, लेकिन इस तमाम तर पोजीशन में अपोजिशन कहाँ खड़ी है? देखिए अपोजिशन जो है इस वक्त मैं अगर आप मुझसे अगर ब्लंट में आपको ब्लंटली बताऊं
के एक तज़ब्ज़ुब का शिकार है, कुछ उसमें एक कन्फ्यूजन अभी भी पाया जाता है, क्योंकि मसला सिर्फ ये है कि अगर ड्राइविंग फोर्स अगर कोई कॉल्स द शॉट्स के, या जो कहते हैं जिसको कि जिसकी अथॉरिटी हो, वो एक कोई पॉलिटिकल पार्टी है नहीं। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। मौलाना फजल रहमान की JUIF है, मुस्लिम लीग नून के अंदर शहबाज शरीफ साहब हैं, उनकी एक अलग सोच है, मियाँ साहब की नवाज शरीफ साहब की एक अलग सोच है। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो है वो बिलावल साहब ने 12 कहा है, और आसिफ जरदारी साहब जो है उनके साथ मुशावरत करके वो कोई भी बात करते हैं और पहल करते हैं, और उन्होंने अपना दो टोक बताया। और सबसे ज़्यादा वोकल जो है इस वक्त अगर आप देखेंगे कि असेंबलियों के अंदर हैं तो वो ज़्यादा लीड जो लेते हैं वो बिलावल साहब लेते हैं। सही। और अगर हम अगर देखें तो फिर नून लीग की तरफ से अब जो है वो शायद खाका नवाज़ी साहब ने कंटेनर पे चढ़ के जो कुछ किया, और एक मतलब एक टफ टाइम तो दिया नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को। सही। इस वक्त अपोजिशन में कोई एक ऐसी सियासी जमात जो PTI को टफ टाइम दे दे? देखिए, टफ टाइम अगर हम बात करें कि टफ टाइम देने की बात या रोडों पे आने की बात या एक जिसको कहते हैं एहतजाज और एक एजुटेशन की अगर हम बात करें, वो हमारे मुल्क के फ़ायदे में नहीं, मुफाद में नहीं है। अच्छा। हाँ, एक चीज़ मुत्तफ़िक़ा तौर पे हो सकती है तमाम जमातों की जानिब से कि हम इस निज़ाम को चलने दें, लेकिन अगर खान साहब जो है अगर वो इसी अपने उस पर चलेंगे विज़न पर या अपने रोड मैप पर जिस पर चल रहे हैं, जो जारियाना है, जिसके अंदर जो बहुत ही अहमकाना है, जारियाना है और बहुत ही अहमकाना है। क्यों? क्योंकि आपके शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं कि मैंने इसको जो है मैंने दबाना है, इससे मैंने अपना वो पुराना बदला निकालना है, उसको मैंने जो है वो बस टाइट करना है। तो देखें, ये कोई मशीन तो है नहीं जिसके आप पुर्जे टाइट करेंगे, किसी को स्क्रू आप टाइट करेंगे, किसी का ढीला कर देंगे। ये देखें, एक सिस्टम है, मुल्क है, मुल्क को आपने चलाना है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑपोजिशन वाली मेच्योर इतनी है, जो कि तहरीक इंसाफ नहीं है। तहरीक इंसाफ अभी उस मेच्योरिटी के लेवल पर नहीं आई जितनी दीगर जमातें 2-2, 3-3 दफ़ा इक़्तिदार में आ चुकी हैं या शरीक इक़्तिदार रही हैं किसी भी तरीके से। तो अभी लिहाजा अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर एजिटेशन में चली जाती हैं, अभी आप देखें कोविड की वजह से इकोनॉमी सफ़र किया है। जो ग्लोबल पावर इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने अपनी जो फोरकास्ट दी है मुख्तलिफ ममालिक की या मुख्तलिफ खित्तों के अंदर, वो कोई इतनी हेल्दी नहीं है। सही है। इस वक्त हमें इकोनॉमिकली सस्टेन करना है। अगर हम इकोनॉमिकली सस्टेन करेंगे तो साथ में हमें एक इक्वेशन बनानी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैन ओनली कम थ्रू, वही मैंने आपको बताया, इंक्लूसिव आप करेंगे, पार्टिसिपेट कराएंगे, आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे तो आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस भी बेहतर होंगी। अगर आपने सिर्फ फोकस किया सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का आपने निशाना बनाया अपोजिशन को, तो अपोजिशन के पास रास्ता कोई नहीं है। कल को ठीक है वही जलाओ गिराओ होगा, वही एहतजाज होगा। और ये ना समझें कि वो किसी प्रेशर में आ जाते हैं, ये ना समझें कि जी उनके केसेस खुल जाते हैं तो ये फिर वापस ड्राइंग रूमों की पॉलिटिक्स करते हैं। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हर चीज़ की एक आप उस हद तक जा सकते हैं। देखें, आपको याद होगा कि माजी के दौर भी आपको याद है, एक मुशर्रफ साहब ने जब 3 नवंबर की इमरजेंसी लगाई थी तो उस वक्त मीडिया भी के ऊपर भी कदगन लगाया गया था, ब्लैकआउट था, पॉलिटिकल पार्टीज़ लीडरशिप्स के ऊपर भी था, बैन लगा दिया गया था, इमरजेंसी नाफिज की गई थी। तो क्या हुआ आखिर में कि जिस विजन के तहत वो जमाती लीडरशिप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, मियाँ नसाब साहिबान, ये सारे आए थे तो पीछे नहीं हटे। वो खारदार तारें तोड़ कर भी आगे गए। उन्होंने कहा कि लाठी बरसानी है, लाठी बरसाओ। उन्होंने कहा कि ये आपने बम धमाका किया कारसाज वाला, हम इससे नहीं डरते। फिर देखें, फिर आप जो है ना पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ जाते हैं। अगर ये जमात देखें, मौलाना साहब ने जिद पकड़ी थी, इस्लामाबाद जाकर बैठ गए। उस तमाम तर पहलू में अमेरिका का एक बड़ा रोल था, यानी सपोर्ट थी जी उस वक्त की अपोजिशन को, और वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था 2006 का। क्या आज ऐसी कोई फॉरेन सपोर्ट अमेरिका की या आलमी इदारों की कि स्टैंड ले सकें अपोजिशन पार्टी? मैं आपके इस स्टेटमेंट से थोड़ा सा इख्तलाफी राय रखूँगा कि अमेरिका उस वक्त था या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका की मरून मिन्नत हुआ। मैं इसको, ये हमारी पॉलिटिकल फैक्ट्स है ना। जो बाइडन उस वक्त के वाइस प्रेसिडेंट थे और उनके ये स्टेटमेंट्स थे, शैला रजा साहिबा ने इसे ओन किया था, मीडिया पे आने वाली बात। ये ऐसी चीज़ नहीं थी कि जैसे एक के स्क्रिप्ट वहाँ से आया था, नहीं, एफर्ट था। देखें, हमारे दोस्त एलाइज होते हैं, इंटरनेशनली यही होता है ना, जब भी कभी कोई अगर होता है मामला
तो कभी साद हरेरी साहब आ जाते हैं, कभी रफ़ीक हरेरी साहब आ जाते हैं, कभी सुल्तान आ जाते हैं, कभी कोई आ जाता है। तो दोस्त अहबाब तो होते हैं। और ऐसे ही जब मुशर्रफ साहब के ऊपर वक्त आया तब भी दोस्त अहबाब आ गए। तो उस वक्त उनको एक मामला जो था वो डिटेल्स आप भी हमें सबको पता है। ये चाहे कोई पॉलिटिकल लीडरशिप हो या कोई मिलिट्री का कोई डिक्टेटर हो, ये सबके साथ होता है कि फ्रेंड एंड फोज वाला काम हर जगह होता है। तो चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी पहली बात साइन हुआ था लंदन में। ठीक है। एंडोर्समेंट की जहाँ तक बात है कि हाँ, पाकिस्तान क्योंकि एक अमेरिका का इंटरेस्ट तो यहाँ पर है इस खत्े के अंदर, ज़ाहिर है हमने यहाँ उनके लिए जंगें भी लड़ी हैं, हमने यूएसएसआर और वो अफगान वॉर वो सब कुछ भी किया है, ये सारे मामलात हुए हैं। तो लिहाजा जैसे आजकल हमारा इंटरेस्ट जो है चाइना के साथ है, तो अब जैसा चाइना कहता है हम वैसा करते हैं। उनकी जो ज़ाहिर इन्वेस्टमेंट है उनको मद्देनज़र रखते हुए हमें बहुत सारी चीज़ें उनके हिसाब से डिज़ाइन करनी पड़ती हैं। तो लाइकवाइज उस ज़माने के अंदर जो अमेरिकन पॉलिसी थी या हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी, उसके अंदर एक ये खुशआइन एक वो थी, एक पहलू था जिसको उन्होंने बैक किया। उन्होंने कहा ये होना चाहिए, ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए, जमातों के बीच अंदर आपस में इत्तेफाक होना चाहिए, वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम होना चाहिए, ट्रूथ एंड रिकन्सिलेशन पॉलिसी होनी चाहिए, एक दूसरे की जो है टांगें खींचने वाला सिलसिला बंद होना चाहिए। तो एक सिस्टम की बात थी, लॉन्ग टर्म विजन की बात थी, जिसको जो है अनफॉर्चुनेटली जो है वो आपने देखा कि कुछ हमारी तरफ से सियासी जमातों की भी सुस्ती थी, इसमें कोई शक नहीं है कि सारी आप जो है वो जिम्मेदारी आप डाल दें किसी और, मलबा किसी और पर डाल दें, नहीं, हमारी भी अपनी कुछ कोताहियाँ थी इसमें। हम उस तरीके से उस शुरू में उस लेटर इन स्पिरिट हम काम नहीं कर पाए जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। लेकिन अब जब हमारे पास अब सारी चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं, हर ब्लैक एंड वाइट हो चुकी हैं, तो मेरा ख्याल है कि अगर इमरान खान साहब को वाकई लगता है कि वो पॉलिटिकल लीडर हैं तो वो पॉलिटिकल अप्रोच रखेंगे। अगर वाकई उनको लगता है, दिल के अंदर एक चोर बैठा है कि मैं कभी भी इलेक्शन लड़ के मैं 30-40 सीटों से ज़्यादा नहीं हुकूमत या इक़्तिदार में नहीं आऊँगा, तो वो फिर कॉम्प्रोमाइज़ इस तरह के करेंगे, इस तरह के शॉर्टकट्स लेते रहेंगे। और इन शॉर्टकट्स की वजह से जो नुकसान होता है, जो पिछले हमारे जो डिक्टेटर्स ने या डिक्टेटर्स के सपोर्टेड लोगों ने किया, वो आपके सामने है। फिर हम पीछे से पीछे चले जाएंगे, तरक्की नहीं करेंगे। स्टेट भी जो है वो इकोनॉमिकली बड़े क्राइसिस फेस करती है। शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया, आज आपने अपना वक्त निकाला प्राइम कैनेडा टीवी के लिए, और आपकी बातों से, आपके तज्जिए से हम पूरी उम्मीद हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अपोजिशन भी अपने एक अहम रोल प्ले करेगी आने वाले दिनों में इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, आज बात हुई एजेंडा पाकिस्तान में कि अपोजिशन जो इस वक्त, वैसे तो पीटीआई वाले कहते हैं चारों शाने चित किया हुआ है हमने, लेकिन दूसरी जानिब अपोजिशन भी रूट कॉज को देखते हुए और वक्त को देखते हुए अपनी स्ट्रेटजीज को फॉलो कर रही है। कब न जाने कौन सा इस सियासी शतरंज के खेल में ऐसा मोहरा सामने आ जाए कि पीटीआई की गवर्नमेंट की पिलर्स हिलने लग जाएं। लेकिन ताहाल जो सूरत हाल है उसमें ये दिखाई दे रहा है कि अपोजिशन इस वक्त बहुत ज़्यादा बच के चल रही है ताकि सिचुएशन भी जो है वो कंट्रोल में रहे और मज़ीद उन पे कोई पॉलिटिकल बैरियर्स ना क्रिएट हों जुडिशरी के ज़रिए, नैब के ज़रिए या किसी और एक्टिविज़म के ज़रिए। तो आज एजेंडा पाकिस्तान में हमने आपके सामने ये मुद्दा रखा और नेक्स्ट प्रोग्राम में भी हम हाजिर होंगे और इसी सियासी सूरत हाल और पाकिस्तान के जो इशूज़ हैं वो आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।